नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस के खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब में आपका स्वागत है। मैं हूं एसपी त्रिपाठी। हिंदुस्तान में कोरोना के रोजाना मिलने वाले नए केस पहले के मुकाबले कुछ कम हुए हैं। बीते 24 घंटे के दौरान देश में 3,55,000 के करीब नए संक्रमित मरीज मिले हैं, जबकि बीते रविवार को ये आंकड़ा 3,70,000 से भी ज्यादा था। वहीं 30 अप्रैल को तो कोरोना के 4 लाख से भी ज्यादा मरीज मिले थे। आंकड़े बता रहे हैं कि कोरोना केसों में कुछ गिरावट आई है। वैसे इन सब के बीच चिंता वाली बात यह है कि कोरोना से मरने वाले लोगों की संख्या कम नहीं हो रही है। ये अभी भी 3,500 के आसपास बनी हुई है। ये हालत तब है जब देश के तमाम हिस्सों में लॉकडाउन या कर्फ्यू तो लगा ही है, साथ ही सख्ती भी बढ़ती जा रही है और वैक्सीनेशन भी लगातार जारी है। देश में कोरोना कहर के बीच अब तक 15 करोड़ 90 लाख के लगभग लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। देश में तमाम राज्यों में वैक्सीनेशन का फिलहाल तीसरा चरण चल रहा है। हालांकि मध्य प्रदेश में वैक्सीन की कमी के चलते वैक्सीनेशन में 4 दिन की देरी हुई है। राज्य में बुधवार 5 मई से 18 साल से 44 साल तक की आयु वाले लोगों को टीका लगेगा। हालांकि इस दौरान वैक्सीनेशन की रफ्तार ज्यादा तेज नहीं होगी, क्योंकि वैक्सीन की बहुत ही ज्यादा कमी है। दूसरी ओर छत्तीसगढ़ में वैक्सीनेशन का तीसरा चरण समय पर तो शुरू हो गया, लेकिन इसकी रफ्तार भी बहुत ज्यादा धीमी है। शुरुआती 3 दिन में 21,700 के करीब लोगों का ही टीकाकरण हुआ है। ऐसा सवाल ये उठ रहा है कि वैक्सीनेशन की धीमी रफ्तार से जल्द बदलाव कैसे होगा, कैसे वायरस की तेज रफ्तार पर ब्रेक लगेगा, ये मुद्दा बड़ा और गंभीर है। लिहाजा जनता मांगे जवाब में आज चर्चा इसी को लेकर होगी। मध्य प्रदेश में कोरोना के एक्टिव केस 85,000 के भी पार है, जबकि अब तक 5,900 से अधिक संक्रमितों की मौत हो चुकी है। हालांकि इन सब के बीच अच्छी बात यह है कि कोरोना मरीज तेजी से स्वस्थ भी हो रहे हैं। राज्य का रिकवरी रेट फिलहाल 85% के करीब है, यानी हर 100 मरीजों में 85 स्वस्थ हो रहे हैं। दूसरी ओर छत्तीसगढ़ में रिकवरी रेट लगभग 83% है। प्रदेश में कोरोना के सक्रिय मामले 1,21,000 के आसपास है, तो वहीं अब तक 9,000 से ज्यादा लोग संक्रमित होकर अपनी जान गंवा चुके हैं। लेकिन अब जब मध्य प्रदेश में वैक्सीनेशन का तीसरा चरण शुरू होने जा रहा है, तो जनता इस बात की इंतजार कर रही है कि आखिर कब तक उम्मीद करें कि बिगड़े हालात सुधरेंगे और जीवन फिर जल्दी से पटरी पर लौटेगा। खैर, वैक्सीनेशन से क्या कुछ बदलाव होगा, इसे लेकर चर्चा शुरू करें। उसके पहले देख लेते हैं एक रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में तीसरे चरण के वैक्सीनेशन का इंतजार अब खत्म होने जा रहा है। जी हां, राज्य में 5 मई से 18 से 44 साल तक के लोगों को वैक्सीन लगेगी। एमपी को फिलहाल 5 करोड़ 29 लाख डोज की जरूरत है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि ये वैक्सीन निःशुल्क रहेगी। उन्होंने जानकारी दी है कि कोविशील्ड की 4 करोड़ 76 लाख वैक्सीन, तो वहीं कोवैक्सीन की 52,25,000 डोज मध्य प्रदेश के लिए तय की गई है। शुरुआत में 5 मई से 15 मई तक कुल 1,480 सत्रों में 1.5 लाख डोज लगाने का कार्यक्रम तय हुआ है। इसके तहत 5 और 6 मई को 10,400 डोज दिए जाएंगे। 8 और 10 मई को 41,600 डोज, जबकि 12, 13 और 15 मई को 96,000 डोज दिए जाएंगे। संभावित संख्या होगी जिसका हमको वैक्सीनेशन करना पड़ेगा 18 से लेकर 44 साल तक की, उसके लिए हमको जो डोजेज की जरूरत पड़ेगी वो 5 करोड़ 29 लाख डोजेज की आवश्यकता होगी। दोनों वैक्सीन निर्माता जो कंपनी हमारी कोविशील्ड वैक्सीन के लगभग 4 करोड़ 76 लाख और कोवैक्सीन के लगभग 52,25,000 डोजेज के क्रय करने के, खरीदने के ऑर्डर हमने दे दिए हैं। इससे पहले एमपी में अब तक 82 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। इसमें 70 लाख से ज्यादा को पहला डोज और 11 लाख से अधिक लोगों को दोनों डोज लग चुके हैं। वैसे वैक्सीन की अगर कमी नहीं पड़ती
तो मध्य प्रदेश में वैक्सीन लगाने वाले लोगों की संख्या अब तक 1 करोड़ की पार चली गई होती। दूसरी ओर छत्तीसगढ़ में वैक्सीनेशन का तीसरा चरण तय तारीख यानी 1 मई से लगातार जारी है। हालांकि पहले 2 चरणों के मुकाबले तीसरे चरण के वैक्सीनेशन की रफ्तार काफी धीमी है। प्रदेश में 3 मई तक 18 से 44 साल तक के 25,000 से भी कम लोगों को वैक्सीन लग पाई है। इसका एकमात्र कारण है और वो है वैक्सीन की कमी। छत्तीसगढ़ में ओवरऑल वैक्सीनेशन की बात करें तो अब तक 56,80,000 के करीब लोगों का टीकाकरण हुआ है। बहरहाल अब जब मध्य प्रदेश में वैक्सीनेशन का तीसरा चरण शुरू होने जा रहा है, वहीं छत्तीसगढ़ में वैक्सीनेशन का तीसरा जारी है, तो सबकी नजर इस बात पर है कि क्या अब कोरोना जल्द ही काबू में आ जाएगा या शहर शहर हालात सुधरने में अभी बहुत वक्त लगेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। तो क्या वैक्सीनेशन से हालात सुधरेंगे, कोरोना काबू में आएगा? इस सवाल का जवाब हर कोई जानना चाहता है, लेकिन उसके पहले एक बड़ा प्रश्न ये भी है कि शहर शहर वैक्सीनेशन की पर्याप्त उपलब्धता है? अगर वैक्सीन के डोज है तो फिर इन्हें देने में देरी क्यों हो रही है? इसके साथ ही हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि मध्य प्रदेश में वैक्सीनेशन के तीसरे दौर को लेकर क्या कुछ खास तैयारियां हैं, जिसके लिए भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर के साथ ही बाकी जिलों का भी रुख करेंगे। मगर उसके पहले बात छत्तीसगढ़ की कर लेते हैं, जहां रायपुर से तमाम जानकारियों के साथ हमारे साथ जुड़े हैं हमारे स्वराज एक्सप्रेस छत्तीसगढ़ के संपादक संजय उपाध्याय। संजय, पहले तो यही थोड़ा सा संक्षेप में जानेंगे कि अब कोई थोड़ा सुखद खबर है क्या? कोरोना पॉजिटिव केस कम हुए हैं, जांच कितनी हो रही है? कल 2 प्रवक्ता भाजपा और कांग्रेस के बीच में जो जिस तरह से बात चल रही थी, तो उनका कहना था कि केस इसलिए कम हुए हैं कि जांचें कम हो गई हैं इतवार के दिन। अब क्या है, और जो कोरोना के कारण जो लोग जान गंवा रहे हैं उनकी संख्या में कोई कमी आई है, नहीं आई है, ये संक्षेप में जानना चाहेंगे। उसके बाद फिर ये जानेंगे कि 18 से 45 साल के बीच के लोगों को जो वैक्सीन लगाने का कार्यक्रम चालू हो गया है, लेकिन मेरे पास जो जानकारी है वैक्सीन है ही नहीं, तो ऐसे में किस तरह से वहां चल रहा, कितने सेंटर बनाए गए हैं, कितने लोगों को वैक्सीन, कितने युवाओं को वैक्सीन लग चुकी है, वो भी जानकारी चाहिए। जी देखिए, अभी छत्तीसगढ़ की जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं संतोषजनक कही जा सकती है पूरे छत्तीसगढ़ की अगर बात करें, क्योंकि जो पहले हम देख रहे थे कि जो शुरुआत हुई थी दूसरे लहर की, कोरोना की दूसरे स्ट्रेन की, तब ऐसा लग रहा था कि ये बेकाबू होता दिखाई दे रहा था। रायपुर, राजनांदगांव, ये जो लगातार जो सटे हुए जिले हैं, जो कि खासकर जो महाराष्ट्र की सीमा से जो लगा हुआ राजनांदगांव, दुर्ग है, वहां पर ये काफी खतरनाक दिखाई दे रहा था। लेकिन अभी की स्थिति में इन जिलों में कहीं ना कहीं नियंत्रण एक करने की जो कोशिश की गई थी वो कारगर होती दिखाई दे रही है। खासकर रायपुर और दुर्ग में कोरोना का वो हाल नहीं है, संक्रमण का वो हाल नहीं है। पहले जो रायपुर में 2,500 से 3,000 के लगभग केस आया करते थे, तो अभी वो उनकी संख्या काफी कम हो गई है। अभी जो कल की बात करूं तो कल 1100 के करीब ही मामले आए हैं रायपुर में। दुर्ग का आंकड़ा 1,000 के नीचे आ गया है, तो ये कहीं न कहीं राहत की बात है। लेकिन दूसरी जो चिंता की बात है कि ये जो संक्रमण है वो अन्य जिलों तक फैला है। जांजगीर चांपा, जहां पर की शुरुआत में बहुत ज्यादा नहीं था, लेकिन वहां 1200 पार कर चुका है संक्रमण। कोरबा की भी यही स्थिति है, रायगढ़ में भी कमोवेश वही स्थिति है, जहां पर संक्रमण पहले बहुत ज्यादा नहीं था लेकिन लगातार बढ़ता दिखाई दे रहा था। लेकिन इस बीच देखिए जो अभी एक सरकार ने दिशा निर्देश संजय, ये जानना चाहेंगे कि जो आपने प्रदेश में स्थिति बनी है। संजय रोकेंगे, आपने कहा कि 1200 पार हो रहा है जांजगीर चांपा का आंकड़ा और यहाँ 1100 के करीब आ गया है। जांचें कितनी हुई है, मैंने प्रतिशत कितना है? जैसे 100 की अगर जांच हुई है तो उसमें से 12%, 15%, 16%, कितने लोग पॉजिटिव हो रहे हैं प्रतिशत में? देखिए, जैसे कल की बात हो रही थी, कल जिस पर चर्चा हो रही थी कि कल संडे होने की वजह, इतवार की वजह से जो आंकड़ा आया था वो बताया जा रहा था कम है। 40 से 42,000 करीब टेस्ट हुए थे और उसमें जो संक्रमण था 11,800 के करीब था, तो ये कहा जा रहा था। लेकिन अभी जो आंकड़े हमारे पास है, जो कल का जो आंकड़ा है, कल जो रिपोर्ट हमारे पास आई है, उसमें 58,000 से अधिक टेस्ट हुए हैं। मतलब ये कहा जा सकता है एक बड़ी संख्या है प्रदेश में जो टेस्ट हुआ है। 58,000 से ज्यादा टेस्ट हुआ है
और उसके बाद संक्रमण जो है टोटल जो पॉजिटिव केसेस हैं वो 15,000 से कुछ ज्यादा हैं। मतलब ये देखा जाए कि जिस तरीके से कोरोना का संक्रमण शुरू में बढ़ा था, मैं पहले भी इस बात को कह चुका हूं कि वो संक्रमण जो है वो 15 साढ़े 15,000 के आसपास आकर रुक गया है। मतलब 12 से 15,000 के बीच ये संक्रमण रुक गया है। जिस तरीके से लग रहा था कि स्थिति और भयावह होगी, पता नहीं कहां जाकर बैठेगा संक्रमण का ये आंकड़ा, तो वो रुका हुआ है। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि ये 20% या फिर उससे कम होगा। अभी जो लगातार पक्ष आरोप भी लगा रहा था कि 20-26% से ज्यादा है, लेकिन 58,000 अगर टेस्ट हो रहे हैं और उसमें अगर ये संक्रमण की दर मिल रही है तो पहली जो लहर थी उससे बिल्कुल इसकी तुलना नहीं की जाए, क्योंकि ये लहर पहली लहर की तुलना में बहुत ज्यादा खतरनाक है, संक्रामक है। लेकिन इसी बीच एक बड़ी बात जो है, जो छत्तीसगढ़ से अभी सीधी जुड़ी हुई है, वो ये है कि आंध्र प्रदेश का जो हिस्सा जो छत्तीसगढ़ से जुड़ता है, बस्तर का जो पूरा हिस्सा है, वहां पर बहुत ही एहतियात बरतने के, व्यापक एहतियात बरतने के निर्देश शासन के द्वारा दिए गए हैं, क्योंकि आंध्र प्रदेश में एक नए वेरिएंट का पता चला है। और वो वेरिएंट अभी जो वर्तमान में जो भी वेरिएंट खोजे गए हैं V97-8, तो उससे 15 गुना ज्यादा खतरनाक बताए जा रहे हैं। तो ये वेरिएंट जो है, इसका एक वैज्ञानिक जो नाम दिया गया है N440K, तो ये वेरिएंट जो है 15 गुना ज्यादा खतरनाक है जो आंध्र प्रदेश में मिला है। सीमावर्ती क्षेत्र है बस्तर, तो पूरी सीमा को सील करने के निर्देश दे दिए गए हैं और वहां पर व्यापक चौकसी बरतने के लिए कहा गया है। डॉक्टरों की टीम है, प्रशासन की टीम है, जो अस्पताल में जो भी कर्मचारी हैं, जो फ्रंटलाइन वर्कर हैं, उनसे ये कहा गया है कि वो अब किसी प्रकार की कोताही न बरते, क्योंकि अगर ये वेरिएंट छत्तीसगढ़ में प्रवेश करता है तो ये पूरे प्रदेश को कहीं ना कहीं चपेट में ले सकता है, ऐसी एक आशंका है। और जैसा मैंने बताया कि जो वैज्ञानिक बता रहे हैं, जो विशेषज्ञ बता रहे हैं कि ये पहले की तुलना में 15 गुना ज्यादा खतरनाक है, तो ये समझा जा सकता है कि अब कहीं ना कहीं प्रशासन भी, राज्य सरकार भी चौकस इस बात को लेकर हो गई है कि पहले ही क्या एहतियात कर लिए जाएं। तो ये जो एक प्रयास है उसे इस रूप में देखा जा रहा है। और दूसरी, जैसे मैंने बात कही कि रायपुर और दुर्ग, दो बड़े जो जिले हैं, इनको छोड़ दिया जाए तो बाकी जो 26 जिले हैं वहां पर लॉकडाउन का बहुत ज्यादा असर नहीं हुआ है। बहुत ज्यादा मतलब ऐसा नहीं हुआ है कि संक्रमण घटकर आधी हो गई है या फिर 40% रह गई है, ऐसा नहीं हुआ है। तो वहां पर अब फिर से लॉकडाउन बढ़ाया जाएगा, ऐसा स्पष्ट दिखाई दे रहा है। और जो शासन की ओर से एक दिशा निर्देश जारी किया गया, क्योंकि देखिए यहाँ पर जिला कलेक्टरों को सीधा अधिकार दिया गया है कि वो अपने जिले की समीक्षा करें और उसके बाद तय करें कि लॉकडाउन की अवधि क्या होगी। तो अब दिशा निर्देश जो जारी किए गए हैं उसमें ये कहा गया है कि आप जो है अब समीक्षा कर लॉकडाउन अगर बढ़ाएं, उसके लिए बाकायदा गाइडलाइन भी जारी की गई है। और ये माना जा रहा है, ऐसा हमको दिखाई दे रहा है कि आने वाले दिनों में 15 मई तक अब लॉकडाउन लगाया जाएगा, ऐसा हमें समझ में आ रहा है कि 15 मई तक लॉकडाउन होगा। लेकिन रायपुर और दुर्ग जो है 15 तक शायद आपने खबर दे दी है। सर ये जो अहम है कि 15 तक बढ़ा दिया गया है जी। 15 तक मैंने ये कहा नहीं, मैंने ये कहा है कि जो राज्य शासन ने दिशा निर्देश जारी किए गए उसमें, क्योंकि ये अधिकार तो कलेक्टरों को है, कलेक्टर्स ये तय करेंगे कि लॉकडाउन कब तक लगना है। तो ये कहा गया है कि अगर जिन जिलों में लॉकडाउन का बहुत ज्यादा असर नहीं है लेकिन संक्रमण रुका है एक स्तर पर आकर, तो वहां लॉकडाउन की अवधि बढ़ाई जा सकती है। तो हमें ये लग रहा है, जो हमें सूचना मिल रही है कि अलग अलग जिलों में 15 मई तक लॉकडाउन बढ़ा दिया जाएगा। लेकिन रायपुर और दुर्ग जो जिले हैं जहां पर कि संक्रमण पर जो नकेल कसी गई वो बड़ी प्रभावी दिख रही है। ये आंकड़ा, जैसा दुर्ग का आंकड़ा 1000 के नीचे आ गया है, रायपुर का आंकड़ा 1100 के पास है, तो यहाँ पर कुछ आंशिक छूट दी जा सकती है लॉकडाउन में। आने वाले दिनों में जो लॉकडाउन अगर लगता भी है यहाँ पर 15 मई तक, तो उसमें आंशिक छूट दी जाएगी। बहुत से ऐसे सेक्टर्स हैं, बहुत से ऐसे जो प्रतिष्ठान हैं, उन्हें खोलने की शर्तों के साथ अनुमति होगी। लेकिन बाकी जिलों में जो पाबंदियां हैं वो हो सकता है यथावत रहें, जहां पर कि बहुत ज्यादा प्रभाव इसका नहीं है, लॉकडाउन का बहुत ज्यादा असर नहीं है। संजय, वैक्सीन की क्या स्थिति है? अब वैक्सीन की उपलब्धता छत्तीसगढ़ में वैसी नहीं है। संजय, हम थोड़ा सा रोकेंगे आपको। संजय रोकेंगे, हमारे साथ डॉक्टर आशीष जैन चेस्ट स्पेशलिस्ट हैं। जगह जगह जाकर के वो इलाज कर रहे हैं लोगों को, अलग अलग पूरे
अपना 24 घंटे में 18 घंटे मरीजों को दे रहे हैं। आशीष जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम स्वराज एक्सप्रेस में। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आशीष जी, कुछ सवाल ऐसे हैं जो लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। एक तो सवाल ये ऐसा है कि इस बार आरटीपीसीआर के माध्यम से सही ढंग से पता नहीं चल पा रहा है कि आप कोरोना की चपेट में कितना है, तो इसलिए सीटी स्कैन करा रहे हैं और सीटी स्कैन में लंग्स में कितना इन्फेक्शन है ये देखा जा रहा है। इसमें कितनी सत्यता है? देखिए, आरटीपीसीआर डेफिनेटली सेंसिटिव मार्कर है और ये बेसिकली जो न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं वायरस के, वो डिटेक्ट करते हैं। ये यस और नो, या है या नहीं है, ऑल और नन, इस तरह से हम इसको लेते हैं कि यदि आरटीपीसीआर पॉजिटिव है तो पेशेंट हैविंग डिसीज, और यदि नेगेटिव है तो हम उसको डिनाई करते हैं पेशेंट को, या तो पोस्ट कोविड हो सकता है या कोई माइल्ड इन्फेक्शन है जो कि ट्रेस आउट नहीं हुआ। जैसे कि 30 से ऊपर अगर सीटी वैल्यूज होते हैं तो उसको हम नेगेटिव में ले रहे हैं। कुछ वैल्यूज ऐसी होती हैं जो ट्रेस आउट नहीं हो पाती हैं, तो उसको हम नेगेटिव ही लेते हैं। दूसरी बात, सीटी स्कैन डेफिनेटली सेंसिटिव मार्कर है, सेकंड अदर देन आरटीपीसीआर, और उसमें लंग इन्वॉल्वमेंट दिख जाता है। लेकिन थोड़ा सा इसमें इशू ये है कि कितना एक्यूट है, कितना क्रॉनिक है, ये कह पाना मुश्किल है। इसको हम दो तरह से समझते हैं। इन्फेक्शन कितने दिन पुराना है ये बता पाना बड़ा मुश्किल होता है सीटी स्कैन में, लेकिन आरटीपीसीआर में अगर रिसेंट इन्फेक्शन है तो डेफिनेटली ट्रेस आउट होगा वो। नहीं, तो ये कई ऐसे केस सामने आए हैं कि उनकी रिपोर्ट निगेटिव आई है, लेकिन इन्फेक्शन उनका जो करीब 8 है, 9 है, किसी का 10 है, जो 25 में अपन उसको वैल्यूएट करते हैं, मतलब वो सीधे सीधे करीब 30% पर 35%, 40% तक उनके लंग्स में इन्फेक्शन हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा होता है कि कई बार आरटीपीसीआर नेगेटिव आता है और वैल्यूज मोर देन 70s, 80s और कई बार 90s में भी आ रही है। तो मैंने यही बताया कि ये इवेल्युएट कर पाना मुश्किल है सीटी स्कैन से कि इन्फेक्शन कितना पुराना है। हो सकता है पेशेंट का 3rd डे कोई भी इन्फेक्शन होता है वो अपना स्टेप डाउन करेगा, 3 days to 11 days में पेशेंट नेगेटिव होना शुरू हो जाता है। उस ड्यूरेशन में अगर सीटी स्कैन नहीं करवाते हैं, बाद में करवाते हैं, उसी टाइम ही आरटीपीसीआर करवाते हैं, तो पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा है कि आरटीपीसीआर नेगेटिव आएगा, सीटी स्कैन पॉजिटिव आएगा। उस केस में हम पेशेंट को कोविड की तरह ही ट्रीट करते हैं। जो भी उसकी डिसेबिलिटीज या जो भी लंग डिकम्पनसेट हुआ है, पहले हम उसको रिकवर करते हैं कि जितना भी रिस्टोर हो सके, लंग फंक्शन जितने भी रिक्रूट हो सके, जितने भी एल्वियोलाई डैमेज हुए वो रीफंक्शनिंग हो सके, वो हम कोशिश करते हैं। इर्रेस्पेक्टिव कि पेशेंट का आरटीपीसीआर पॉजिटिव है या नहीं है, उसको भी हम एज ए कोविड ही ट्रीट करते हैं। हाँ, कुछ उसमें इश्यूज होते हैं कि हम रेमडेसिविर को हम प्लान आउट नहीं कर पाते हैं कि भैया पॉजिटिव पेशेंट में भी देना है या सैचुरेशन कितना आ रहा है, उस पर भी हम डिपेंड करता है कि बाकी रेमेडीज हमको देनी है कि नहीं। कुछ ट्रीटमेंट मॉडलिटी चेंज होती हैं, लेकिन स्टिल हम उनको कोविड पेशेंट की तरह ही ट्रीट करते हैं इर्रेस्पेक्टिव ऑफ आरटीपीसीआर रिपोर्ट। तो जब जिनके लंग्स में इन्फेक्शन ज्यादा हो जाता है उनको भी ट्रीटमेंट वही जो कोविड वाला होता है कि इनका कुछ अलग से भी ट्रीटमेंट है? नहीं, ट्रीटमेंट तो ऑलमोस्ट स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल के तहत ही होता है, जो कि WHO गाइडलाइंस है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस है, उनके तहत ही होता है। हाँ, कुछ इश्यूज, कुछ तो जो मेडिसिन होती हैं उनको हम डिलीट करते हैं, कुछ तो हम एड ऑन करते हैं, और फिब्रिनोलाइटिक हम ऐड करते हैं। पेशेंट के अकॉर्डिंग जो डिमांड होती है, पेशेंट की जो प्रोफाइल होती है, उसके हिसाब से हम लोग ट्रीट करते हैं उसको। अच्छा, लेकिन हाँ, ट्रीटमेंट हम एवरी पेशेंट ट्रीट लाइक कोविड डेफिनेटली। जी। अच्छा, ये रेमडेसिविर की इंजेक्शन की बड़ी मारामारी, लोग इधर उधर भटक रहे हैं। ये रेमडेसिविर इंजेक्शन कब लगाया जाए और जरूरत नहीं हो तो भी लगा दिया जाए, तो इसका कितना साइड इफेक्ट है? देखिए, बहुत पहले WHO ने बोला था रेमडेसिविर इज प्लेसिबो थेरेपी, मींस कि इस ड्रग का एक ही यूज है कि ये डिक्रीज करता है ड्यूरेशन ऑफ स्टे, डिक्रीज करता है वायरल लोड। इसको दो तरह से समझ सकते हैं कि एक दवाई जो बीमारी को खत्म करती है और एक दवाई जो बीमारी को कम करती है। ये डेफिनेटली काउंट तो कम करेगा, वायरल लोड कम करेगा, लेकिन खत्म नहीं करेगा। तो कुछ रिजल्ट भी हैं, अच्छे भी हैं, एक्सेप्टेबल भी हैं, और कुछ हमको बहुत परेशान भी करते हैं रिजल्ट इसके। तो हम पूरी तरह से नहीं बोल सकते हैं कि बिल्कुल ये सटीक रामबाण दवा है, ये कह पाना बड़ा मुश्किल है। लेकिन हाँ, कुछ रिजल्ट हैं जो कि पॉजिटिव होते हैं। यदि उसको फर्स्ट वीक में लगा लिया जाए, फर्स्ट 7 days में अगर आपको डायग्नोस होने के लगा लिया जाए, तो रेमडेसिविर की डेफिनेटली अच्छी है।
परिणाम भी आते हैं। फर्स्ट वीक क्या मतलब कि जैसे आप कोरोना RT-PCR पॉजिटिव आया उसी समय? जी बिल्कुल, RT-PCR पॉजिटिव आया, पेशेंट को सिम्टम्स हैं ब्रेथलेस है और पेशेंट को पूरे सिम्टम्स हैं, इस तरह की पेशेंट को रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो रहा है, उस कंडीशन में रेमडेसिविर डेफिनेटली यूजफुल होती है। अगर 7 डेज में हम उनका रिड्यूस करते हैं, इंजेक्ट करते हैं, तो डेफिनेटली अच्छे रिजल्ट आते हैं, काफी अच्छे रिजल्ट आते हैं। इस तरह की भी बातें कई जगह से आई हैं, कुछ डॉक्टरों के मुंह से भी सुनी है हमने कि अगर रेमडेसिविर इंजेक्शन तभी यूज करें जब लंग्स 50% तक इन्फेक्शन लंग्स में आ जाए। नहीं, जो गाइडलाइंस है उसमें ये बोला गया है कि मोर देन लंग इन्वायरमेंट का इम्पोर्टेंट नहीं, सेचुरेशन इम्पोर्टेंट है। यदि सेचुरेशन 92% से नीचे जाता है तो उस कंडीशन में रेमडेसिविर देनी। कई बार ऐसा देखा गया है कि 95, 97, 98% सेचुरेशन है और पेशेंट डिमांड करता है कि हमको रेमडेसिविर दिया जाए, वो बेस्ट सुटेबल कैंडिडेट नहीं होते हैं रेमडेसिविर के लिए। मतलब उनको रेमडेसिविर तभी दिया जाए जब वो 92 और 90 के आसपास मेंटेन कर रहे हैं। जब ऑक्सीजन लेवल आपका 90 के पास आ जाए तब दिया जाए, तब बेस्ट होता है। अदरवाइज 96, 97 में लगाए ना लगाए बराबर है। जी अच्छा, आखिरी सवाल डॉक्टर साहब हमारा ये है कि जो बार बार इस समय देखा जा रहा है कि लोग CT स्कैन कराने बार बार करा रहे हैं, तो CT स्कैन कई बार कराने से क्या उसका नुकसान भी है? डेफिनेटली रेडिएशन ऑलवेज हजार्डस। जितने भी रेडिएशन होते हैं शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं, चाहे वो CT स्कैन का हो चाहे वो चेस्ट एक्सरे का हो, डेफिनेटली नुकसान तो पहुंचाता है शरीर को, क्योंकि सेल्स तो डेफिनेटली इन्वॉल्व होती है, ग्रोइंग सेल्स होती हैं, उसमें अगर रेडिएशन होते हैं तो अकॉर्डिंगली रेडिएशन सेल्स की म्यूटेट होती हैं, अपना चेंजेस लाती हैं, तो नुकसान बिल्कुल होता है उसमें। और ज़्यादा रेडिएशन हमको पता है, रेडिएशन जितने ज़्यादा होते हैं कैंसरस होते हैं, तो रेडिएशन ज़्यादा नहीं होने चाहिए। पेशेंट बहुत डिमांड करता है, 7 डेज से 6 डेज में डिमांड करने लगता है कि हमको CT स्कैन रिपीट करना है। तो कोई भी चीज 7 या 8 दिन में नहीं अपियर होगा, वो फॉल्स इंटरप्रिटेशन होते हैं। कई बार 7 स्कोर आ रहा है आउट ऑफ 20 तो सेकंड CT में 20 आ जाता है, 10 आ जाता है या 15 आ जाता है। जस्ट इमेजिंग, हम इसको इमेज ही बोलते हैं। इमेज जितना होता है उसको हम रिलाई नहीं कर सकते उस चीज पे कि नहीं ये रक्तम इन्फेक्शन। कई बार पेशेंट में बेल होता है, पेशेंट अच्छी तरह से रिकवर करता है लेकिन CT स्कोर उसका बढ़ जाता है, तो पेशेंट भी पैनिक होता है, तो उसके जो रिकवरी है उसमें पास पड़ता है, तो मेंटली काफी डिस्टर्ब हो जाते हैं पेशेंट भी कि भाई CT स्कोर तुम्हारा बढ़ गया है। तो वो मैं इसको एडवाइज नहीं करता हूँ कभी नहीं कि आप एक CT स्कैन के बाद तुरंत CT स्कैन कराएं, वो ठीक नहीं है। जी आखिरी सवाल थोड़ा सा एक बहुत संक्षेप में कि कई लोगों को मैंने देखा कि रिकवर हो गए, नेगेटिव रिपोर्ट आ गई, उसके तीसरे या चौथे दिन उनको अटैक आता है, और हमारे कई ऐसे परिचितों में जानने वालों में से उस अटैक के बाद वो बच नहीं पाए। जी जी जी, देखिए वायरल इन्फेक्शन चाहे वो डेंगू हो चाहे कोविड हो, किसी की वायरल इन्फेक्शन में कार्डियल जो पेरिकार्डियल इन्वॉल्वमेंट होता है, जो हार्ट की कवरिंग होती है, बड़ा कॉमन होता है। कोई भी इन्फेक्शन होता है उसमें हम कार्डिक मॉनिटरिंग करना बहुत जरूरी है। कोई भी कार्डिक टॉक्सिक ड्रग ना दी जाए जिससे कार्डिक अरेस्ट जैसी संभावना ना हो। ऐसा होता है, इतना प्रिकॉशन लेने के बाद भी कई पेशेंट जो होते हैं अरेस्ट भी चले जाते हैं। इनफैक्ट 2, 4, 5, 7 डेज के बाद भी पेशेंट अरेस्ट में चला जाता है घर जाने के बाद भी। तो वो अनफॉर्चुनेट है, उसको कितना भी हम प्रिवेंट करते हैं लेकिन कुछ अनडिजायरेबल साइड इफेक्ट्स हैं इस पोस्ट कोविड जो कि हम कोशिश करके भी कम करना चाहें, कुछ ना कुछ पेशेंट में देखे गए हैं। ये कार्डियल इन्वॉल्वमेंट है और ये होता है वायरल इन्फेक्शन में। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने सारी जानकारी दी। फिर हम जरूरत होगी तो मैं आपको एक बार फिर परेशान करूंगा। संजय जी, आपसे बात हो रही थी। संजय, थोड़ा संक्षेप में वैक्सीन पे बता दें कि वैक्सीन कितने सेंटर लगे, किस तरह से है, बहुत संक्षेप में, क्योंकि अभी बहुत सेंटर में हमें जानकारी लेनी। जी देखिए, छत्तीसगढ़ की जो स्थिति है, अभी छत्तीसगढ़ में करीब 57 लाख वैक्सीन लगाई जा चुकी है। 57 लाख एग्जैक्ट जो आंकड़ा है 3 मई तक का है, वो है 56,99,917, 57 लाख के करीब ये आंकड़ा है। अब इसमें जो भी 18 से 44 वर्ष के जो लोग हैं जिनको वैक्सीन अभी लगाई जानी थी 1 तारीख से, जिसकी शुरुआत भी हुई है, तो वो अभी महज वैक्सीनेशन जो हो पाया है 21,000 से कुछ ज्यादा ही है। लेकिन ये माना जा रहा था कि जब वैक्सीन छत्तीसगढ़ को उपलब्ध होगी उसके बाद इसमें गति आएगी। लेकिन जैसा आप देख रहे थे पिछले दिनों की, इसे लेकर कहीं ना कहीं केंद्र और राज्य के बीच एक तरीके की तनातनी की स्थिति बनी हुई है। और उससे खासकर देखा जाए कि छत्तीसगढ़ ने जो सीरम इंस्टीट्यूट है और भारत बायोटेक है, उनको जो 25-25 लाख डोज का ऑर्डर दिया था, तो उसमें से सीरम इंस्टीट्यूट ने महज 1,03,000 डोज उपलब्ध कराई है,
जबकि 25 लाख डोज की मांग थी। तो निश्चित रूप से डोज कम मिल रही है, इसलिए वैक्सीनेशन की रफ्तार भी कम है। हालांकि राज्य सरकार ने इसे लेकर व्यापक व्यवस्था की थी, टीकाकरण महाअभियान की भी बात कही गई थी और ये कहा जा रहा था कि बड़े स्तर पर टीकाकरण होगा, लेकिन वो स्थिति अभी इसलिए नहीं बन पाई क्योंकि वैक्सीन की आपूर्ति नहीं की गई है छत्तीसगढ़ को। तो अब कोशिश की जा रही है, राज्य सरकार प्रयास कर रही है और जैसे ही वैक्सीन की उपलब्धता होगी तब इस आयु वर्ग के लोगों को भी वैक्सीन फिलहाल अभी जल्दी उम्मीद नहीं है, वो आगे बढ़ाया जाएगा। जल्दी उम्मीद नहीं है कि 18 से 44 वालों को स्पीडली लगाया जाएगा, वैक्सीन तेजी से लगाया जाएगा, ऐसा उम्मीद नहीं है। जी, वो इसलिए क्योंकि वैक्सीन की जब आपूर्ति नहीं होगी तो वैक्सीनेशन होगा कैसे? अगर 25 लाख की मांग है और 1 लाख डोज मिलता है और ये कहा जाता है कि आपको जो वैक्सीन की आपकी मांग है उसकी आपूर्ति हम जुलाई तक कर पाएंगे या फिर 3 टुकड़ों में कर पाएंगे, तो जाहिर तौर पर जो वैक्सीन की उपलब्धता होगी, जिसके लिए स्वास्थ्य मंत्री को भी पत्र लिखा है, प्रधानमंत्री से भी मुख्यमंत्री ने मांग की है, तो जाहिर तौर पर उसकी उपलब्धता पर ही निर्भर करता है पूरा टीकाकरण अभियान। बहुत बहुत धन्यवाद संजय, सारी जानकारी देने के लिए। आगे कल फिर आपसे जानकारी लेंगे।